नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। साथियों, जैसा कि कल मैंने शुरुआत की थी भारतीय इतिहास से, तो उसके आगे के क्रम में भारतीय इतिहास में मैंने आधुनिक भारत का इतिहास से शुरुआत करी थी। तो आज हम आगे की क्रम में इसी के आगे आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट बताएंगे और इसी क्रम में हम आपको इसी के आगे का साथ साथ अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं समझता हूँ कि साथियों, पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कल हम लोगों ने शुरुआत करी थी आधुनिक भारत का इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था भारत में, उसकी शुरुआत करी थी। तो उससे मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था भारत में पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत का जो पुर्तगाली शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक, मतलब बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर माना जाता है, जिसने पुर्तगाली शक्तियों को बढ़ाया था। उसी के आगे हम लोग आगे देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। लेकिन पुर्तगालियों के बाद दोस्तों याद रखिएगा, डच आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे और डच के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद डेन आए थे, जो डेनमार्क के निवासी थे। और डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। और डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, और डेन के बाद फ्रांसीसी आए थे सबसे आखिर में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे आखिर में गए थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इसकी स्थापना इंग्लैंड में ही 1599 में हुई और यहाँ पर इसको अधिकार मिला 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वारा। इसके बाद 1611 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थाई कारखाना मूसलीपट्टनम में खोला। और स्थाई कारखाना पहला कहाँ खोला? सूरत में 1613 ईस्वी में। तो याद रखिएगा दोस्तों, सूरत में अंग्रेजों ने पहला स्थाई कारखाना खोला था 1613 में, और अस्थाई कारखाना मूसलीपट्टनम में 1611 में। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है वो कॉलबर्ट, जो लुई 14वां का मंत्री था। इसने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना स्थापित हुआ 1668 ईस्वी में, और दूसरा मूसलीपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताए थे आपको, वो है जॉब चार्नक के बारे में, जिसने कासिम बाजार की फैक्ट्री स्थापित करी थी। ये वहाँ का प्रमुख था। हुगली नदी के स्थान पर सुतानुती का चयन करने वाला था ये। और इसके बाद कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ किस सन में? 1814 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि बिहार में अंग्रेजी शासन काल में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन होता था। ठीक है, इसके बाद थॉमस बेस्ट अंग्रेज अधिकारी था, जो पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाला अंग्रेज अधिकारी था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था, और ये प्रयोग करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। भारत आने का क्रम है जो यूरोपीय कंपनियों का, वो क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए,
फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसा कि मैंने बताया था, याद रखिएगा, डच हॉलैंड के निवासी थे और डेन डेनमार्क के निवासी थे। पुर्तगाली सबसे पहले, फिर हॉलैंड के निवासी, नीदरलैंड के निवासी, हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है, हॉलैंड के निवासी डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क के निवासी डेन, और सबसे आखिर में फ्रांसीसी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में 1961 में जब गोवा स्वतंत्र हुआ पुर्तगाली शक्तियों से, तब ये लोग गए। पुर्तगाली वापसी हुई पुर्तगालियों की 1961 में। इसके बाद कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। और पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? पहली कोचीन। और यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया पुर्तगाली व्यापारियों ने। मतलब पुर्तगाली व्यापारियों ने ही सबसे पहले भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, तथ्य है दोस्तों। मुगल बादशाह शाहजहां, अगर ये प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह ने हुगली नदी पर स्थित पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था, तो उत्तर होगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीपली जो बंगाल में एक स्थान है, वहाँ पे डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी लगी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था। इसके आगे के क्रम में हम आज शुरू करते हैं दोस्तों। इसके आगे के क्रम में देखिए, यहाँ पर विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष दिया हुआ है। अब दोस्तों एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर स्थापना वर्ष दिया हुआ है, मतलब यूरोपीय कंपनियों की स्थापना जिस वर्ष हुई। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है? यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले बताया है कि यूरोपीय कंपनियाँ किस किस वर्ष में भारत आईं। ठीक है, किस किस वर्ष में भारत आईं, मतलब उनके आने का क्रम क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर 1600 ईस्वी में आए अंग्रेज, 1599 में इनकी स्थापना हुई, लेकिन आए कब थे? 1600 में। ठीक है दोस्तों, अधिकार मिला था इनको 1600 में। और फिर फ्रांसीसी आए 1664 में, सबसे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्थापना वर्ष देखेंगे। जो विभिन्न देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे सबसे पहले पुर्तगाल की जो कंपनी थी, इसका नाम था एस्तादो डा इंडिया। सबसे पहले इनकी स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में। और फिर अंग्रेज़ों की 1599 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लंदन में, इंग्लैंड में। और इसका नाम था दोस्तों द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज़। ठीक है, बस इतना लंबा नहीं, आप शॉर्ट में याद रखिएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई इंग्लैंड में। फिर 1602 ईस्वी में स्थापना हुई बेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका नाम था बेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी, और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना 1602 में हुई। तो पुर्तगाल की 1498 में, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में, फिर 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। मैंने बताया था सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, लेकिन डच की बाद में दिखा रहा है, तो यही मैं बता रहा था दोस्तों, ये स्थापना वर्ष है, ये आने का क्रम नहीं है, ये स्थापना वर्ष है ईस्ट इंडिया कंपनियों की, उन देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों की। तो पहले आए डच थे, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना अंग्रेज़ों के बाद में हुई थी। अंग्रेज़ों की 1599 में वहीं हो गई थी, इनकी 1602 ईस्वी में यहाँ।
और इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किसकी स्थापना हुई? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी, इनके कंपनी का नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस। इनकी स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2-4 वर्ष हैं इम्पोर्टेंट। 1498 में पुर्तगाली, 1599 में अंग्रेजी, 1602 में डच, 1616 में डेन और 1664 में फ्रांसीसी। अब इतना याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संधियाँ, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ दी हुई हैं। महत्वपूर्ण संधियाँ दोस्तों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर संधियाँ जो होती थी ये युद्ध के बाद होती थी, जब अंग्रेज़ों से या यूरोपीय कंपनियों से युद्ध होते थे, भारत के शासकों के, राजाओं के, मुगल सम्राटों के, नवाबों के, तो उसके बाद वो संधि कर लेते थे। संधि का मतलब होता था कि वो कुछ समझौता कर लेते थे, कुछ अपने राज्य का क्षेत्र उनको, अंग्रेज़ों को दे देते थे, विदेशियों को, और कुछ पैसा दे देते थे हर जाने के तौर पर, युद्ध में जो नुकसान होता था उसके तौर पर। और फिर वो अंग्रेज क्या करते थे, उनको बने रहने देते थे कि ठीक है आप इतना क्षेत्र हमको दे दीजिए और आप उसमें उतने क्षेत्र में बने रहिए। तो वो इसीलिए संधियाँ होती थी युद्ध के बाद। तो यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ आपको बताना चाहूँगा। जैसे इलाहाबाद की संधि, पहली जो महत्वपूर्ण संधि हम बताएंगे वो इलाहाबाद की संधि। ये 2 संधियाँ हुई। ये दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद संधियाँ हुई हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि प्लासी का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब, तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के साथ ये युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की मदद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रही थी। तो उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफ़र को फिर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसके बाद क्योंकि ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण था, इस युद्ध से अंग्रेज़ों के पैर जम गए भारत में, और रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत शक्तिशाली अंग्रेज गवर्नर था, और इसीलिए ये युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहास में, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। दोस्तों याद रखिएगा। आजकल क्या है, आजकल देखिए वर्ष तो सब लोगों को याद रहते हैं, आजकल डेट आती है। डेट आप परीक्षा में बैठेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में तो आपको वर्ष चारों विकल्पों में सेम दिए रहेंगे, लेकिन डेट बदल बदल के दिए रहेंगी। 23 जून, 23 अप्रैल, 23 अगस्त। तो उसी में हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों को डेट इस समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो पहले की 2 डिजिट की डेट होती हैं मंथ वाली, 23 जून को 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है ये, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इसी के बाद, इस युद्ध के बाद ही ये इलाहाबाद की संधियाँ हुई थीं। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, तत्कालीन बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना, मतलब तीनों एक साथ एक सबका साथ दे रहे थे, तीनों की संयुक्त सेना एक साथ थी। इनका युद्ध किससे हुआ? अंग्रेज़ों से। इनका युद्ध अंग्रेज़ों से हुआ और इसमें अंग्रेज़ विजयी होते हैं और ये लोग हार जाते हैं। तो हार जाते हैं, मीर कासिम को तो हटा दिया जाता है और मीर जाफ़र को बना दिया जाता है फिर से।
और बंगाल का नवाब। और जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, ये इलाहाबाद की संधि करते हैं बाद में। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये भी इलाहाबाद की संधि करते हैं अंग्रेज़ों से। तो यही इलाहाबाद की संधि हम देखेंगे। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट। इसके बाद जो संधियाँ हुई, इलाहाबाद की पहली संधि किसके किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था जो, और अंग्रेज़ों के बीच 12 अगस्त 1765 को। तो 12 इस संधि में क्या हुआ दोस्तों? इस संधि में मैं बताना चाहूँगा, इस संधि में शाह आलम को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ी थी अंग्रेज़ों को। मैंने बताया ना, जैसे संधि में उनको कुछ देना पड़ता था। और अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया? अंग्रेज़ों ने इनको शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थायी दीवानी दे दी कि आपको हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा व्यापार करने के लिए देते हैं। तो उसकी दीवानी दे दी, और बदले में अंग्रेज़ों ने इनको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में दे दिए। तो ये 12 अगस्त, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच। और इलाहाबाद की बक्सर के युद्ध के बाद और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। अब 16 अगस्त 1765 को जो दूसरी संधि होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो शुजाउद्दौला होते हैं, अवध के नवाब, वो अपना कुछ क्षेत्र छोड़ देते हैं, इलाहाबाद और कड़ा नामक स्थान, और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़ देते हैं, अंग्रेज़ों को दे देते हैं। और अंग्रेज उसको किसको दे देते हैं? शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं और शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों को दे देते हैं। तो और इसके बाद इनको क्या करते हैं? अंग्रेज हिरासत में ले लेते हैं, इनको इलाहाबाद में हिरासत में ले लेते हैं, इनको रखा जाता है, नज़रबंद रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद की संधि मैंने बता दी दोनों। अब हम आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद के बाद मद्रास की संधि दोस्तों, जो हम जानते हैं मद्रास दक्षिण में है। तो वहाँ के जो मैसूर के शासक थे हैदर अली, और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय और चतुर्थ। दोस्तों याद रखिएगा, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। आंग्ल मतलब अंग्रेज़ों और मैसूर के तत्कालीन शासकों के बीच जो युद्ध हुए उनको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। और वो उस युद्ध के बाद हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि में क्या होता है? मद्रास की संधि का परिणाम ये होता है कि जो है ये युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है और कुछ समझौता हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंगलौर की संधि, जैसा कि मैंने बताया आपको, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए, इसके बाद मंगलौर की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। और इस समय पहले तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली लड़े थे अंग्रेज़ों से। फिर इनके पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़े थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1784 को।
और इन्होंने अंग्रेज़ों से संधि करी, मंगलौर की संधि। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब इसी बीच देखिए दोस्तों, अंग्रेज जो थे वो पूरे भारत पर कब्जा जमाए हुए थे। इधर उत्तर भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इधर पंजाब प्रांत, ये सब कब्जाए थे। और इधर दक्षिण में मद्रास, मैसूर, कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था वहाँ मराठे लड़ रहे थे। तो इनकी लड़ाई मराठों से हुई। मराठों से भी इनकी एक संधि होती है अंग्रेज़ों की 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मराठों की कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि होती है। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई? अंग्रेजों और मराठों के बीच। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। देखिए दोस्तों, हमने जैसे बताया था आपको, पुर्तगाली के बाद डच आए जो हॉलैंड और हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डैन आए, डेनमार्क के निवासी, फिर फ्रांसीसी आए। तो डचों ने जो व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ खोले ये भी कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे